नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शिक्षण अधिगम में बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता अधिक है। इसका कारण यह है कि यह प्रतिमान शिक्षण तथा अधिगम की लक्ष्य निर्देशित धारणा पर आधारित है। देखिए दोस्तों, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल और बुनियादी का मतलब होता है हस्तशिल्प। दोस्तों, यदि बात करें अधिगम में तो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें छात्र, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच अंतःक्रिया होती है। देखिए दोस्तों, जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है यह प्रतिमान शिक्षण तथा अधिगम की लक्ष्य निर्देशित अवधारणा पर आधारित होती है। डीसिको एवं क्रॉफोर्ड के अनुसार प्रतिमान में शिक्षण क्रिया का स्वरूप कुछ विशेष निर्णयों और उनके अनुकूल संपादित कार्यों तथा अभ्यासों के आधार पर गठित होता है, न कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अंतर संबंधों के द्वारा। इसी प्रकार इस प्रतिमान में शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधित गुणों को महत्व नहीं दिया गया है। इस प्रतिमान के अनुसरण हेतु शिक्षक की निपुणता परम आवश्यक है। इसमें शिक्षण की प्रभावकारिता के लिए शिक्षण की व्यक्तिगत करिश्मा की तुलना में निपुणता को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है इसमें निपुणता को हम अधिक महत्व देते हैं। इस प्रतिमान का विशेष आकर्षण शैक्षिक नियोजन तथा पाठों की व्यवस्था पर है, यानी कि पहले हम कैरिकुलम की व्यवस्था किस प्रकार करें, शैक्षिक प्लानिंग किस प्रकार करें, इस पर फोकस होता है। इसलिए अनुदेशनात्मक प्रणालियों को परिष्कृत करने तथा उन्हें संबंधित करने के प्रति इसमें विशेष चेष्टा विद्यमान है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्रम को तब तक चालू रखने की संस्तुति होती है जब तक अपेक्षित अधिगम संबंधी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसलिए निष्पादन मूल्यांकन के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, प्रारंभिक व्यवहार और अनुदेशनात्मक प्रक्रिया तीनों ही संशोधित एवं परिमार्जित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान होता है इसमें शिक्षक अपने प्रतिमान में तब तक संशोधन एवं परिमार्जन करता रहता है जब तक बालक की में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, बालक के अधिगम में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन न हो जाए, तब तक संशोधन परिमार्जन जारी रखता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतःक्रिया प्रतिमान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है अंतःक्रिया प्रतिमान की विशेषताएं। प्लैंडर का दृढ़ मत है कि शिक्षण व्यवहार का परिप्रेक्ष्य पूर्णतः सामाजिक होता है और उसमें होने वाली अंतःक्रिया को ही शिक्षा मानना चाहिए। यह अंतःक्रिया शिक्षक एवं छात्र की पहल एवं अनुक्रिया द्वारा संपन्न होती है। इस प्रकार अंतःक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं मानी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अंतःक्रिया किसके बीच होती है? कक्षा में शिक्षक व छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया का साधन खैर पाठ्यक्रम होता है। पहला पॉइंट है, इस प्रतिमान के अनुसार शिक्षक तथा छात्रों के मध्य परस्पर संपर्क या आदान प्रदान को कई क्रमिक घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। ये घटनाएं कक्षा की अंतःक्रियात्मक परिस्थिति में एक दूसरे के व्यवहार को पूर्वापर ढंग से प्रभावित करती हैं। छात्रों में अधिगम उत्पन्न करने के लिए इनका विशेष महत्व होता है। देखिए दोस्तों, शब्दों के माध्यम से शाब्दिक अशाब्दिक विभिन्न प्रकार के छात्र एवं शिक्षक के बीच अंतःक्रिया होती है। कई क्रमिक घटनाओं पर चर्चा की जाती है। दूसरा पॉइंट है, यह प्रतिमान इस बात पर बल देता है कि अधिगम क्रिया के प्रारंभिक क्षणों में शिक्षक को अपने प्रत्यक्ष व्यवहार के अतिरिक्त परोक्ष व्यवहार का ही अधिक प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में इस प्रतिमान का मुख्य आग्रह यह है कि किसी भी विशिष्ट अनुदेशनात्मक पद्धति का प्रयोग न तो संभव है न आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जो अंतःक्रिया होती है अधिगम में छात्र और शिक्षक के बीच, वह किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर होती है, तो इसमें किसी भी पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है, न ऐसा होना संभव होता है। इसलिए इस प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षण या अनुदेशन के उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण भी किया जाता है। यानी कि पहले हम अनुदेशन का मतलब होता है दोस्तों
निर्देशन। पहले हम किस पर निर्देश देंगे, हमारा उद्देश्य पहले ही निर्धारित होगा कि हम किस पर चर्चा करेंगे, किस पर अंतःक्रिया करेंगे। चौथा पॉइंट है अंतःक्रिया प्रतिमान के लिए जिन युक्तियों एवं रचना कौशलों का प्रयोग किया जाता है वे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। शिक्षक द्वारा अनुपयुक्त व्यवहार छात्रों की पराश्रयता और उनकी उपलब्धि को बढ़ाता है, जबकि शिक्षक द्वारा अनुपयुक्त परोक्ष व्यवहार उनकी पराश्रयता को कम करता है तथा उपलब्धि को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, इस प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षण का स्वरूप शिक्षण उद्देश्यों तथा शिक्षण के रचना कौशल से प्रभावित न होकर शिक्षक छात्र अंतःक्रिया एवं उनकी मात्रा पर निर्भर होता है। इसलिए कक्षा शिक्षक को एक खुले वातावरण के रूप में रखने की संस्तुति की जाती है अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान क्या है? उत्तर है इस प्रतिमान का विकास रिचर्ड सकमैन ने किया। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया, तो रिचर्ड सकमैन ने किया। इसमें व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है जिससे वह सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। कौन कर सके? बालक कर सके। उद्देश्य व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना तथा सिद्धांतों का बोध कराना इस प्रतिमान के प्रमुख उद्देश्य हैं। स्टेप जो है दोस्तों, पहला है समस्या। पहले हम किसी भी समस्या का पहचान करेंगे, समस्या से संबंधित सूचनाओं का संकलन, फिर समस्याओं से संबंधित सूचनाओं को हम एकत्रित करेंगे, फिर बाद में आव्यूह का चुनाव करेंगे, फिर अंत में उसका मूल्यांकन करेंगे, निस्तारण करेंगे। देखिए दोस्तों, रचना। इस प्रतिमान में 3 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। पहला सोपान है, प्रथम सोपान में समस्या का पहचान, जिसमें छात्र तनाव का अनुभव करें। जो हमारा पहला सोपान है इसमें समस्या का पहचान किया जाता है जिससे छात्र तनाव का अनुभव करे, मतलब छात्र पहले समस्या को देखता है तो उसे निस्तारण करने के प्रति उसमें तनाव उत्पन्न होता है। दूसरे सोपान में छात्र समस्या के संबंध में सूचनाओं का संकलन करना, शिक्षक से छात्र स्वयं वातावरण की अंतः प्रक्रिया से प्रत्ययों को एकत्रित कर लेता है, तनाव की परिस्थिति के समाधान के लिए परिकल्पनाएं प्रस्तुत करने के लिए दिशा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, दूसरे सोपान में क्या होता है, छात्र समस्या से संबंधित विभिन्न सूचनाएं इकट्ठा करता है और जब जरूरत पड़ती है तो वह शिक्षक से भी सहायता ले लेता है। शिक्षक से छात्र स्वयं वातावरण की अंतः क्रिया के प्रत्ययों को एकत्रित कर लेता है। तृतीय सोपान में छात्र तथा शिक्षक दोनों ही मिलकर समस्या के लिए समुचित आव्यूह के संबंध में निर्णय लेते हैं। इसके द्वारा छात्रों में कारण प्रभाव और उनमें संबंध स्थापित करने की क्षमताओं का विकास होता है। जो तीसरा सोपान होता है इसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर समस्या का समाधान करते हैं, उससे संबंधित समुचित आव्यूह का निर्माण करते हैं और दोस्तों जिससे छात्रों में कारण प्रभाव उनके संबंध स्थापित करने की क्षमताओं का विकास होता है। अगला पॉइंट है सामाजिक प्रणाली। कक्षा का वातावरण ऐसा होता है कि शिक्षक और छात्र एक दूसरे के सहयोग देते हैं। देखिए दोस्तों, कक्षा का वातावरण ऐसा होना भी चाहिए कि जो शिक्षक हो छात्र हो दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, तभी शिक्षण अधिगम अच्छा होता है। शिक्षक का दृष्टिकोण आलोचनात्मक होता है। शिक्षक समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शिक्षक बौद्धिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करता है। शिक्षक छात्रों को सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षक होता है या छात्रों का बौद्धिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करता है, यानी कि छात्र की कक्षा में क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए वह विभिन्न युक्तियां लगाता है, अपने पाठ्य योजना के माध्यम से विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है। शिक्षक द्वितीय एवं तृतीय सोपान में अधिक क्रियाशील रहता है, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। सूचना एकत्रित करने में छात्रों की सहायता भी करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। अधिकतर शिक्षक का कार्य क्या होता है कि गाइडलाइन देना, परामर्श देना, निर्देशन देना। और दोस्तों, जो वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार शिक्षक को शिक्षा देनी होती है। अगला है दोस्तों मूल्यांकन प्रणाली। यह प्रतिमान पाठ्य वस्तु से संबंधित विशेष प्रकार की समस्याओं के शिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों को समस्याओं की अनुभूति कराने के लिए शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है, प्रशिक्षण में उनकी आवश्यकताओं का उल्लेख करता है। इसके मूल्यांकन के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रयुक्त की जाती हैं और यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने कार्य को कितने प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी भी विषय
वस्तु के संदर्भ में छात्र जानकारी प्राप्त कर लेता है, समस्या का समाधान कर लेता है, तो जो शिक्षक होता है अंत में उसका मूल्यांकन करता है कि छात्र के व्यवहार में कितना भाग, छात्र के अधिगम व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, कितना छात्र सीखा, तो इसे मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं। अंत में देखिए दोस्तों, प्रयोग। इस प्रतिमान का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों के बोध के लिए किया जाता है, जिससे छात्र अपनी सूचनाओं का विश्लेषण करे तथा अन्य अवयवों से तुलना करे। इसमें पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुत्व या पूर्ण ज्ञान अधिगम प्रतिमान क्या है? उत्तर है मास्टरी लर्निंग मॉडल। यह मॉडल जोहान बी कारुल एवं बेंजामिन ब्लूम द्वारा 1971 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। प्रभुत्व या पूर्ण ज्ञान अधिगम प्रतिमान, देखिए दोस्तों, यह प्रतिमान छात्रों द्वारा विषय में संतोषजनक अधिगम प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह प्रतिमान इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीखते हैं, कुछ जल्दी कुछ धीमे, किंतु यदि हम उचित अधिगम सामग्री निश्चित निर्देशों के साथ अधिक समय के लिए छात्रों को प्रदान करें तो सभी छात्र अपनी क्षमता के अनुसार कम या अधिक समय में विषय पर स्वामित्व अवश्य प्राप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रभुत्व या पूर्ण ज्ञान अधिगम प्रतिमान है, इसमें क्या बातें हैं? यदि हम बालक में तो जन्मजात प्रवृत्तियां होती है सीखने में, लेकिन दोस्तों यदि उसमें कुछ सहायक सामग्रियों के माध्यम से, उचित निर्देशन के माध्यम से यदि बालक को सिखाया जाए तो बालक जल्दी व कम, यानी कि सभी बालक तो एक समान हो नहीं सकते, सभी बालकों में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों बालक जल्दी या कम समय में वह अपने विषय पर, जिस विषय वस्तु को सीखना चाहते हैं उस पर स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे, यानी कि उसे जल्द से जल्द सीख लेंगे। यह प्रतिमान छात्रों को अपनी गति से, अपनी क्षमता के अनुसार सीखने के व्यक्तिगत अवसर प्रदान करता है, यानी कि छात्र अपनी गति से सीखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। उद्देश्य क्या है? संक्षिप्त, सुसंबद्ध, नियोजित तथा रुचिपूर्ण विधि द्वारा छात्रों का अधिगम स्वामित्व प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत अवसर प्रदान करना, यानी कि छात्रों को सुअवसर देना। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। संरचना क्या होनी चाहिए? इस प्रतिमान की संरचना या प्रारूप इस प्रकार है। छात्र को स्वयं अपनी गति से सीखने के अनुरूप प्रदान करना, यानी कि छात्र अपनी योग्यता व अपने अनुरूप सीखे। दूसरा पॉइंट है छात्रों को विषय विशेष में अधिगम स्वामित्व प्रदान करना, यानी कि छात्र अपने विषय में वह विशेषज्ञ हो जाएं, उससे के पूर्ण जानकार हो जाएं। छात्रों में स्वयं अनुक्रिया तथा स्वयं दिशा निर्देश के गुणों का विकास करना। छात्रों को स्वमूल्यांकन एवं सीखने के लिए प्रेरित करना, यानी कि छात्र जो वह कार्य कर रहे हैं उसका स्वयं मूल्यांकन करें, स्वयं सीखें। तकनीकी की सहायता से सीखने की प्रक्रिया को रोचक एवं व्यक्तिगत आधार प्रदान करना, यानी कि विभिन्न तकनीकियों का हम उपयोग करके छात्र को जल्दी सिखाएं, पाठ को रुचिपूर्ण बनाएं। उदाहरण दोस्तों देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली इस प्रतिमान पर आधारित है। पहला है, यह प्रतिमान में विषय वस्तु को सूक्ष्म किंतु क्रमित इकाइयों में विभाजित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक इकाई के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इकाइयों के अनुसार अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक इकाई के बाद उसका वस्तुनिष्ठ निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक इकाई को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पुनर्बलन किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। दोस्तों पुनर्बलन देने से क्या होता है? छात्र प्रोत्साहित होते हैं। और दोस्तों पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। जब छात्र अच्छा कार्य करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, पुरस्कार देते हैं, यह सब धनात्मक पुनर्बलन है। जब छात्र अच्छा कार्य नहीं करता है तो उसे हम ऋणात्मक पुनर्बलन, जैसे कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर यह योग्यता नहीं है, क्या है, बहुत ज़्यादा घटिया प्रकार का ऋणात्मक पुनर्बलन है और छात्रों को ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। सामाजिक प्रणाली है दोस्तों अगला पॉइंट। यह प्रतिमान इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीखता है, अतः इस प्रतिमान को अपनाने के लिए छात्रों को सीखने के व्यक्तिगत अवसर प्रदान करने होंगे, यानी कि छात्र को सीखने के लिए उसका व्यक्तिगत अवसर दिया जाए। ये छात्र में जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, वह किसी भी कार्य को सीख सकते हैं। कक्षा में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें छात्रों को सीखने का अधिकतम समय दिया जाए। अगला पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली। इसमें प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन किया जाता है। यह साधारण मूल्यांकन न होकर निदानात्मक रूप में होता है, अर्थात प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है तथा उसे स्वमूल्यांकन के लिए प्रेरित किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उसे अधिगम स्वामित्व प्रदान करना होता है।
अंत में देखते हैं दोस्तों प्रयोग। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली, व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली इस प्रतिमान पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान क्या है? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान उत्तर है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का विकास जे ब्रूनर ने किया। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का विकास किसने किया? तो जे ब्रूनर ने किया। यह आगमनता के विकास के लिए उपयोगी है। उद्देश्य दोस्तों, इस प्रतिमान द्वारा भाषा का बोध तथा कौशल का विकास किया जाता है। प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य आगमन तर्क का विकास करना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों संरचना। इसमें 4 सोपानों का अनुसरण किया जाता है दोस्तों। प्रथम सोपान है प्रदत्तों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें उदाहरणों का उल्लेख करने से प्रत्ययों का विकास किया जाता है। दूसरा सोपान है छात्र प्रत्यय की व्यूहरचना का विश्लेषण करता है। इसमें छात्र अपने सीखने की गति का विकास करता है। तीसरा सोपान है छात्र प्रत्ययों के विश्लेषण का लेख लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। इस सोपान का लक्ष्य ज्ञान वृद्धि करना है। चतुर्थ पॉइंट है दोस्तों छात्र प्रत्ययों के लिए अभ्यास करते हैं। छात्रों को प्रत्यय विकास में सहायता दी जाती है। प्रत्यय का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरूप तैयार करना। सामाजिक प्रणाली। इस प्रतिमान के आरंभ में शिक्षक सोशल सिस्टम छात्रों की अधिक सहायता करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। अंत में शिक्षक छात्रों को ऐसी दिशा प्रदान करता है कि छात्र अपने प्रत्ययों तथा व्यूहरचना का विश्लेषण आरंभ कर देते हैं। शिक्षक छात्रों को विश्लेषण करने के लिए अभिप्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। छात्र सबसे सरल एवं प्रभावशाली व्यूहरचना का चयन करते हैं। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली। इस प्रतिमान में पाठ्य वस्तु की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि प्रत्यय का बोध हो सके। तो इसमें इस प्रकार की व्यूहरचना की जाती है जिससे नवीन प्रत्ययों का बोध कराया जा सके। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जा सकता है। लिखित परीक्षाएं ही अधिक उपयोगी मानी जा सकती हैं मूल्यांकन प्रणाली में। पांचवा है दोस्तों प्रयोग। इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। भाषा के सीखने तथा प्रत्यय भाषा विज्ञान तथा व्यवहार के लिए अधिगम महत्वपूर्ण प्रतिमान माना जाता है। जब कभी शिक्षक अपने शिक्षण को किसी तथ्य का बोध सही से नहीं करा पाते तब यही प्रतिमान प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग दूरदर्शन पर भी किया जा सकता है। देखिए दोस्तों प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल और प्रतिरूप के माध्यम से समझाना। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।